हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आए तो आप आसानी से उसे बना पाएँ। तो चलिए हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या आप उसे बना पाएंगे। वीडियो को रोक रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा और नहीं तो सीखने का प्रयास कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है क्या, इसे आप बना पाएंगे। यदि बना पाएंगे तो इसे बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई आपका दिया हुआ है। कहने का अर्थ क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये कोई आपका यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से इन सभी भुजाओं पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। अर्थात इस तरह से लंब आपका डाला गया है इन सभी भुजाओं पर, ठीक है। यहाँ पे इन सभी भुजाओं पर लंब डाला है, ये भी लंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर इनकी ही लंबाइयों के बारे में बात कर रहा है कि इनकी जो लंबाइयाँ है वो आपको 6, 8 और 10 है। यदि ये आपका 6 है, ये 8 है और ये आपका 10 है, तो उस स्थिति में यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो क्या आप बना पाएंगे। यदि बना पाएंगे तो बनाने का प्रयास कीजिए और नहीं यदि बना पाएंगे तो इसे सीखने का प्रयास कीजिए कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए कि इनकी जो लंबों की क्या है, ये आपको लंबों की लंबाई दे दीजिए किसी बिंदु से, यहाँ पर जो लंब डाले गए हैं और उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल निकालना हो समबाहु त्रिभुज में, तो आप कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला √3/3, ठीक है, √3/3। उसके बाद क्या करना है, जो आपका यहाँ पर लंब है ना, जो लंबों की लंबाइयाँ हैं उनका आपको योग करना है। जो लंबों का है ना, लंबों का योग आपको करना है, लंबों का योग करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि इसी का स्क्वायर कर देना और इसका क्षेत्रफल आपका पता हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो आपको यहाँ पर लंब की लंबाई दिया है, किसी पॉइंट से यहाँ पर इसकी भुजाओं पर लंब डाला गया है ना, तो उनका आपको योग करना है और उन्हीं का स्क्वायर करना है और इसका आपका क्षेत्रफल कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये √3 हो जाएगा, √3/3 इंटू लंबों का योग, ये 6, 8 और 10 का आप योग कीजिएगा, 6 का, 8 का और 10 का योग कीजिएगा। आप पुनः उसका क्या कीजिएगा, आप स्क्वायर कीजिएगा। कीजिए 8 से 14, 14 और 10 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको √3 आपका 3 हो जाएगा और 24 क्या होगा, 2 बार होगा। 24 आपका यहाँ पर 2 बार होगा, 24 का स्क्वायर है तो 2 बार आप रखेंगे। 8 तरीके 24, 8 बार में जाएगा। अब 8 इसका गुणा कराइए और 4 के 32 हो जाएगा। 8 दुना के 16, 16 3 आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अर्थात 193 इसका ऑप्शन हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है ये, 193 √3, ठीक है ना। वर्ग सेंटीमीटर 192 है, 192 है, हर जगह 192 है। इसे आप 193 बना लीजिए, ठीक है। इसे आप 193 √3 वर्ग सेंटीमीटर बना लीजिए और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न आप दिखेंगे तो अब आप आसानी से इसे बना लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्या आप उसे बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप बना लेंगे, सेम उसी तरह का है। ऐसे कैसे बनाएंगे पुनः एक बार समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आपको कोई समबाहु त्रिभुज दिया हो और यहाँ पर कहे कि अंतः क्षेत्र से कोई बिंदु है और इनके भुजाओं पर क्या किया गया है, लंब डाला गया हो, इनके भुजाओं पर क्या डाला गया हो, आपको लंब डाला गया हो और उस स्थिति में कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए लंब आपको दिया हुआ है 27, 25 और 26 आपका दिया हुआ है। ये आपको 27 मान लीजिए, ये 25 है, ये आपका 26 है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखिए, √3/3 करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर लंबों की लंबाइयाँ हैं इनका योग करना है। तो लंबों का आपको करना है योग, लंबों का आपको करना है यहाँ पर योग और उसका भी कर देना है आपको स्क्वायर और कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, √3 और बटा के आपका 3 इंटू, इनको जोड़िए। ध्यान दीजिए 25, 26 आपका हो जाएगा यहाँ पर 51, 27 जोड़िएगा तो हो जाएगा 78। 78 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर भी करना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर 78 गुना 78 आपको कर देना है। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, ये आपका हो गया 26, ठीक है। अब 26 में 78 से आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, नहीं गुणा करना जानते हैं तो गुणा करना सीखिए। 78 है, 26 है, इनका आपस में आपको करना है गुणा।
तो कुछ नहीं करना है, गुणा करने के लिए पहले आपको इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करना है। तो आप गुणा कीजिए, 8 के 48, 48 के लिए कितना हो जाएगा 8, बचा कितना 4। उसी तरह से 7 के 42 और 8 दूना के 16, 42 और 16 को आप यदि जोड़ते हैं तो कितना आपको प्राप्त होता है, 42 और 16 को 58 आपका प्राप्त होगा। 58 आपको हो गया, अब 42 और 16 को जोड़िएगा 58 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आप गुणा किए तो इसमें हासिल कितना हुआ है 8 के 48, 4 आपका यहाँ पर बचा। तो 58 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 बचा था ना, तो 4 उसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 62। बचा आप कितना, आपका यहाँ पर बचा 6। अब 6 बचा तो पुनः इकाई अंक को आप गुणा कीजिए, इकाई अंक गुणा कीजिएगा तो 7 दूना के 14, 14 6 कितना हो जाएगा आपका 20, अर्थात 20 28 हुआ। ये आपका यहाँ पर जो है ना 4 वो आपको जुट गया। तो आपको कैसे करना है ऐसा कैलकुलेशन, ध्यान दीजिएगा कैसे आपको करना है कैलकुलेशन। पहले आपको करना है इनके जो है इकाई अंक में गुणा, उसके बाद इसमें इसका गुणा करना है और इसमें इसका गुणा करना है और उनको आपस में जोड़ना है। इसमें कुछ यदि आपको बचे एक अंक लेने के बाद कुछ, तो उसको भी इसी में आपको जोड़ना है। उसके बाद जो आएगा उसको रखना है और जो हासिल बचेगा उसको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर पुनः इस संख्या को आपको गुणा करना है, जो दहाई अंक वाला है उसको गुणा करना है और जो उसका हासिल बचा उसमें जोड़ देना है, जो आएगा वही उसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनका गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 और 28√3 है और यही कौन सा ऑप्शन है, जो आंसर होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है 20 28√3 वर्ग सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। जब भी आपको 2 अंक का गुणा हो तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट से यदि आपको प्रश्न पूछे जाएँ तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आप उसे बना पाएंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब क्या आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं? यदि समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसे आप आसानी से बनाने का प्रयत्न कीजिए और इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको कैसे आपको बनाना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है और क्या आपको करना है। यहाँ पर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज रंबस के आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल 4:5 के अनुपात में है, तो बड़े और छोटे कोण के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है कि बड़े और छोटे कोण के बीच का क्या अंतर होगा, ये आप बताइए। यहाँ बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर रोम्बस के बारे में बात कर रहा है, तो रोम्बस कैसा होता है। रोम्बस आप जानते हैं कि रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं। क्या होती हैं आपको, समानांतर भी होती हैं। ये बात आप जानते हैं कि रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। अर्थात ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर, अर्थात चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ पर जो है ना ये इसका लंब नहीं है, एक दूसरे पर लंब नहीं होती। एक तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज की ये डिफिनीशन नहीं है कि उनकी चारों भुजाएं बराबर हों। लेकिन रोम्बस होगा तो उनकी चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। लेकिन समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होने की बात नहीं होती, समानांतर होती हैं। यहाँ पर समानांतर भी होता है और बराबर भी होता है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आसन्न कोण क्या है। यहाँ पर आसन्न कोणों का अनुपात आपको 4:5 में है। आसन्न कोण कौन होते हैं, आसन्न कोण ये आपको आसन्न कोण होते हैं और इनके अनुपात के बारे में यदि बात किया जाए तो इनका अनुपात आपको दिया हुआ कि 4:5 के अनुपात में है। अर्थात जो इनका अनुपात है ना, ये आपको 4:5 के अनुपात में आपका दिया हुआ है कोणों का। अब आगे देखिए ध्यान से क्या है, तो बड़े और छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, आसन्न कोण होते हैं ना, रोम्बस के आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण, उनके कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोणों का योग जो है ना, आसन्न कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर इनकी जो कोणे हैं ये 4:5 के अनुपात में है। क्या है, 4:5 के अनुपात में है। तो यदि हम इनके टोटल यूनिट के बारे में बात करें कि टोटल कितने यूनिट यहाँ पर हुए, अर्थात कितने अनुपात हुए, टोटल कोणों का अनुपात यदि पूछा जाए तो टोटल 5/9 अनुपात में होगा। और टोटल कोण कितने हैं, 180 डिग्री। टोटल कोण कितने हैं, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 9 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप एक अनुपात का वैल्यू यदि आप निकालना चाहें तो 180/9 कर देंगे, अर्थात 20 डिग्री। एक अनुपात का वैल्यू कितना हुआ आपका, 20 डिग्री होगा। आपको निकालना है इनके कोणों का अंतर। तो सबसे बड़ा कोण क्या है, आपको 5 के अनुपात में है, ठीक है ना। तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 और माइनस आपको 4 करना पड़ेगा। अब 5 अनुपात और 4 अनुपात माइनस करिएगा तो 5 अनुपात में एक अनुपात का वैल्यू जब 20 है तो इसमें 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 20×5 = 100, अर्थात 5 गुना आपका 20 हो जाएगा। और 4 अनुपात का 4 गुना आपका 20 हो जाएगा।
घटाइएगा 100 में से आपका 80 घटाइएगा तो कितना आएगा 20 डिग्री, अर्थात उनके कोणों का अंतर आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो कोणों का अंतर आपका ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका रोम्बस होता है उनके आसन्न कोण अर्थात एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना, उनका जो है योग आपको 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये दो कोणों का योग क्या होगा, आपको 180 डिग्री होगा और इनका अनुपात आपको दिया हुआ है कि 4:5 के अनुपात में है। तो टोटल कोणों के बारे में बात करें कितने अनुपात में टोटल कोण है, तो 9 अनुपात में है। 9 अनुपात कहने का अर्थ क्या है कि 9 अनुपात 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये 9 अनुपात क्या है, इनका योग है, तो ये भी क्या है, इन्हीं का योग है, लेकिन कोणों में ये अनुपात है, ये आपको कोण है। तो यहाँ पे 1 अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। अब ये 5 अनुपात और 4 अनुपात में घटाना है, क्योंकि सबसे बड़े और सबसे छोटे का यहाँ पर अंतर पूछ रहा है कि उनका अंतर क्या होगा बड़े और छोटे में, तो बड़े में से छोटे घटाइए। आपका 1 अनुपात मिला, 1 अनुपात मिला तो यहाँ से भी 1 अनुपात बराबर 20 है, तो वो भी आपका 20 हो जाएगा। और रहे तो 5 में 4 घटाइएगा तो भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। जो इस बात को जानता है इतना कुछ उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ से उसे पता चल जाएगा कि जब ये 9 अनुपात 180 डिग्री है, इसलिए 1 अनुपात कितना होगा, 1 अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 180 में 9 से भाग देगा अर्थात 20 डिग्री। तो यहाँ पर आपका इनका अंतर देखेगा कि 1 के अनुपात अंतर ही है, अर्थात वो भी 20 डिग्री होगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज रोम्बस का परिमाप आपको दिया हुआ है और यदि इसे आप बना पाते हैं ना, तो इसे रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद देखिए वीडियो, ठीक है ना। यहाँ परिमाप दिया हुआ है कि 120 है, तो रोम्बस तो आप जानते हैं उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं और आपस में बराबर भी होती है। आपस में क्या होती हैं, आपको बराबर भी होती हैं। और यहाँ पर इसका कह रहा है कि इसका जो परिमाप टोटल है, अर्थात परिमाप के बारे में बात करें, अर्थात चारों भुजाओं के योग के बारे में बात करें, परिमाप के बारे में बात करें, तो ये आपको 120 दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं इनकी इक्वल होती हैं, अर्थात मान कर चलिए कि इसका परिमाप क्या हुआ 4a हुआ था, 4 इंटू भुजा आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप भुजाओं के बारे में निकाल सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, अर्थात भुजा के बारे में क्या होगा 4 से भाग दीजिएगा, अर्थात 30 सेंटीमीटर की एक भुजा आपको आ गई। जो इसका भुजा के बारे में बात करें तो ये आपको 30 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर आगे इस प्रश्न में कह रहा है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये समानांतर भुजाएं हैं और इनके बीच की दूरी आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपका 15 मीटर है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इस रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि रोम्बस की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं, सभी आपस में बराबर भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात करें तो ये आपको एक विकर्ण मिलता है, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ भुजाओं के बारे में बात करें तो आप निकाल चुके हैं कि भुजाएं क्या हैं, आपको 30 सेंटीमीटर की, जब इसका परिमाप टोटल 120 है तो भुजाएं कितनी होंगी 30 होगी। तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा, सभी के सभी आपको यहाँ पर 30 हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इसका लंब इतना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में यदि आप विचार करें तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज में आप विचार करेंगे तो इस त्रिभुज ये त्रिभुज दोनों आपस में बराबर होंगे, उनका योग करना पड़ेगा तो आप निकाल सकते हैं। आधार गुना शीर्ष लंब का कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इन्हें निकाल सकते हैं। जब ये 30 है, ये आपका यहाँ पर 15 दे दिया गया है और ये टोटल आपको 30 है, तो इसका क्षेत्रफल यदि आप निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो रोम्बस का क्षेत्रफल है, जो रोम्बस का क्षेत्रफल है उसके बारे में आप निकालना यदि चाहें आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो 2 इंटू 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। आधार क्या है 30 है, शीर्ष लंब कितना है आपका 15 है। ये आपका दिया हुआ है ना कि 30 है और आया आपका 15 है, तो इसी को आपको कैलकुलेट करना है और आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 15 3 45। इसका क्षेत्रफल कितना आया 450 आया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि आप चाहें तो इसके अलावा भी आपको और भी तरीका है कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कैसे आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं उसके बारे में समझिए। यहाँ पर आप 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल करके उनका योग किया, अर्थात 2 से गुणा किया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला दिए, इसका टोटल का क्षेत्रफल आपको निकल गया। लेकिन इतना भी नहीं करना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। रोम्बस का जो क्षेत्रफल है वो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बेस
ध्यान दीजिए, बेस को देखना है और इसके हाइट को आपको देखना है कि हाइट क्या है। हाइट और बेस सिर्फ आपको यदि पता हो तो किसी भी रोम्बस का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेस आपको यहाँ पर पता है ऑलरेडी कि आपको कितना है 30 है, और हाइट भी आपको पता है कि ये 15 है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर गुणा करा देना है और इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ बेस कितना है आपको 30 है और हाइट आपको पता है कि टोटल कितना है 15 मीटर है, अर्थात 15 से आप गुणा करा दीजिए तो कितना आया 45। वही बात आया जो इस तरह से निकाले, जो आया वही वैल्यू यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आपको निकालने का तरीका है कि जो रोम्बस का आपका बेस है उसमें यदि उसके हाइट से आप गुणा करा दें तो आसानी से उसका वैल्यू निकल जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर देखिए इस रोम्बस में दो तरह के त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ये आपको बन रहा है, और दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे आपको बराबर होंगे। तो यदि आप इन दोनों को क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें तो भी आपका निकल जाएगा। आपको एक का क्षेत्रफल आसानी से पता हो जाएगा क्योंकि इसका बेस आपको पता है, हाइट पता है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो बेस है वो आपको पता है और इसका हाइट पता है। आप क्षेत्रफल जानते हैं ना कि 1/2 यहाँ पर आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि उसी सेम एक ही क्षेत्रफल का आपको दो त्रिभुज हैं तो 2 से गुणा कराएंगे तो भी उनका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, और ऑप्शन नंबर भी इसका सही आंसर हो गया। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अलग टाइप का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपको खूब पूछे जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न का क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप क्रमशः इतना 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 है तो उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि इनका ये जो है परिमाप है ना, ये आपका अलग अलग दिया हुआ है छोटे छोटे वर्गों का। अर्थात यदि इस वर्ग का यदि 40 है तो उसी तरह का दूसरा वर्ग है उसका भी आपका यहाँ पर 80 है। ठीक है ना, परिमाप वर्ग ही है सभी। ठीक है, और यहाँ पर भी बात कर रहा है आगे कि एक और वर्ग है जिसका परिमाप आपका 40 है। पुनः आपको कह रहा है कि एक और वर्ग है जिसका परिमाप आपका यहाँ पर 20 है। ठीक है ना, इनका परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है। तो यदि हम इनका जब परिमाप दिया हुआ है तो आप इसके भुजाओं के बारे में यदि निकालना चाहें तो भुजाएं कितनी होती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि वर्ग का जो परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा होता है। जो परिमाप होता है वो आपको 4 गुना भुजा होता है। अर्थात क्या है, सभी यहाँ पर भुजा यदि इसकी निकालनी होगी तो इसमें यदि हम 4 से भाग दे दें तो भुजा निकल जाएगी ना, वर्ग की एक भुजा। तो इस छोटे वर्ग की यदि भुजा के बारे में बात करें, इस वर्ग की भुजा के बारे में बात करें तो कितना होगा, इसमें 4 से भाग दीजिए 10 आएगा, अर्थात इसका एक भुजा आपको 10 हो गया। उस तरह से इसके भुजा के बारे में बात करते हैं, इसमें भी 4 से भाग देना पड़ेगा तो इसका भुजा एक आपको 20 प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी 4 से भाग दीजिएगा तो उसकी भुजा प्राप्त हो जाएगी, तो ये कितना होगा 10 होगा। उस तरह से इसमें भी आप यदि 4 से भाग देंगे तो इसकी भी आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5, अर्थात इसकी 5 सेंटीमीटर की होगी, इसकी 10 सेंटीमीटर की होगी, इसकी आपको 20 सेंटीमीटर की होगी, इसकी 10 सेंटीमीटर की होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है आपको 4 गुना भुजा होता है। जो वर्ग का परिमाप होता है वो आपको 4 गुना भुजा होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन्हीं का जो क्षेत्रफलों का योग है ना वो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात इनका यदि हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इनका क्षेत्रफलों का यदि योग करें तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात इसका कितना हो गया 100 हो गया। उसी तरह से इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। उस तरह से इसका हम लोग करेंगे तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पुनः इसका हम लोग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50-25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भुजा प्राप्त हुई ना इनका आपको स्क्वायर करना है, तो भुजाओं का स्क्वायर आपको हो रहा है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल का यदि हम योग करें तो कितना आएगा 4 1 5 1 6 625। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 625 हो गया, 600 आपका यहाँ पर 25 हो गया। लेकिन यह क्या है, ये छोटे वर्गों का योग करेंगे ना तो एक बड़ा वर्ग बनेगा, उसका भी क्षेत्रफल इसी के बराबर है। ठीक है ना, बड़े जो है ना बड़े वर्ग का है उसी के क्षेत्रफल के यहाँ पर बराबर है, बड़े वर्ग के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि ये बराबर है। तब अब आप क्या करेंगे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो होगा। यहाँ पर इसके क्षेत्रफल का क्या है, योग कह रहा है कि इनका जो योग है ना उसके बराबर है। तो इसकी बड़े वाला क्षेत्रफल का आपको निकालना है कितना होगा, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 625 क्षेत्रफल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा और भी इसमें कुछ बात करता तो उसको भी हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है, छोटे छोटे वर्ग है इतना है, तो उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर, यहाँ परिमाप पूछ रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपको परिमाप पूछ रहा है कि जो बड़े वर्ग का परिमाप है ना वो क्या होगा, जबकि क्षेत्रफल इसका इतना है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जिसको दिया हो, पता चल गया कि 625 है, तो जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बड़ा जो वर्ग है इसकी भुजा के बारे में बात करें तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी भुजा एक कितनी हो जाएगी आपको, इसलिए जो इसकी भुजा है ए कितनी हो जाएगा, इसका जाकर के वर्गमूल निकल जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 25, अर्थात 25 सेंटीमीटर की जो बड़े वाला वर्ग है ना उसका आपको यहाँ पे एक भुजा हो जाएगा। तो इसका आपको निकालना है वास्तव में परिमाप। ठीक है ना,
आपको यहाँ पर परिमाप निकालना है। मैंने वास्तव में देखा नहीं कि क्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ परिमाप निकालना है तो परिमाप आप जानते हैं कि 4 गुना क्या होता है, भुजा होता है। और भुजा कितना है आपको यहाँ पर 25 है। इसको आप गुणा कराइएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 जो ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल आपका ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन यहाँ पर आपसे परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप आपका 100 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को रोक करके आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। आसानी से इस वीडियो को आप बना लेंगे, और नहीं तो आप इसे आसानी से इस तरह भी बना सकते हैं। डायरेक्ट इसका ऑप्शन भी देखेंगे तो भी आपका बना सकते हैं। यहाँ पर वर्ग का परिमाप के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप कितना होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपको 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है, आपको 4 गुना आपका भुजा होता है। अब कौन सी संख्या इसमें है जो कि 4 के गुने के बराबर है, जो कि आपको क्या होगा, 4 के गुने के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बारे में बात करें तो ये आपको 4 के गुने के बराबर है। इसको बात करें तो ये आपको नहीं, ये हो नहीं सकती। इसके बात करें ये भी आपको नहीं हो सकती। ये आपका 32 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 32 है। और यहाँ पर इसके बारे में बात करें परिमाप के बारे में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है ना। यहाँ पर इसकी भुजाएं दुनिया भर की हैं। देखिए 24 है, यही 32 है, और यही आपको 40 है, यही 76 है, और इनको जोड़ करके बनाया गया है जो आपको वर्ग, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको 32 भी आपको नहीं होगा, ठीक है ना। और 4 32 4 का तो गुणा है, लेकिन ये भी आपको नहीं होगा क्योंकि छोटी राशि है। अब यहाँ पर आपको फंस गया 124, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आप डायरेक्ट इसे आप बना सकते हैं, ऑप्शन से देख, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं क्या मैटर है। यहाँ पर आप जानते हैं कि उसका जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है। सर जो भी ऑप्शन होगा वो 4 के गुणा के रूप में होगा। 4 क्या होगा, गुणा के रूप में होगा। यहाँ पर चेक करेंगे ये 4 के गुणा के रूप में है, नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। जब इसकी ही आपको यहाँ परिमाप 32 24 और 40 76 दे दिया गया है, तो बड़े वाले का कहाँ से इतना छोटा होगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में आप इसे आप आसानी से बना सकते थे। उसी तरह से पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आप वही चेक कर सकते थे, उसमें आपने 100 लगाया है, ठीक है ना, 100 जो ऑप्शन में लगाया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, आपको 4 से गुणा है ना, 25 से, आपको 25 से 4 में गुणा है ना, अर्थात 4 के गुणा के रूप में है ना 100, लेकिन बाकी उसके अलावा कोई भी उसमें गुणा के रूप में नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट इसे आप बना सकते हैं। और नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट से आपको कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। यहाँ पर इन छोटे छोटे वर्गों के बारे में आपको दिया हुआ है। तो जो ये है आपको 24 है, 24 कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर 24 कहने का अर्थ हुआ है इसके एक भुजा आप निकालेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि 6 गुना भुजा होता है परिमाप। उस तरह से यहाँ 32 कहने का क्या अर्थ है, 8 चौक के 32 होता है, अर्थात एक भुजा यहाँ पर इसकी 8 आ गई। उस तरह से इसके बारे में निकालना चाहें तो इसकी आपको 10 हो जाएगी। उस तरह से इसके बारे में बात करते हैं इसकी आपको 19 हो जाएगी। और इन्हीं का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ना, ये आपको यहाँ पर आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल टोटल, क्योंकि इसकी भुजा आपको पता चल गई। तो जो क्षेत्रफल है बड़े वाले के बराबर है, तो बड़े का क्षेत्रफल अर्थात इनका हम लोग योग कर दें तो बड़े का क्षेत्रफल आपको आसानी से निकल जाएगा। योग कीजिएगा तो स्क्वायर करके योग करना हो, क्योंकि ये क्या है, भुजाएं हैं। तो भुजाएं अर्थात जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 100 हो गया। यहाँ पर 19 का करेंगे तो 361 हो गया। पुनः यहाँ पर आप करिएगा 6 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 36 हो जाएगा। और 8 का कीजिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। और ये 100 200 200 और 3 आपका 561 हो गया, ठीक है। ये आपका 561 हो गया, 561 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 36 और ये आपका 100 हो गया, 100 और 100 आपका 200 300 आपका 561 हो गया। अर्थात यहाँ पर इसका दोस्तों ये आपका सही है, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन में ही गलत है, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं आपको 124 आपको आ नहीं रहा है। यहाँ पर समस्या ये है कि 76 है ना, तो इसके बाद एक और भी आपको यहाँ पर वर्ग के बारे में बात कर रहा है, जिसकी यहाँ पर 80 है, ठीक है ना। ये आपका 80 आपको सेंटीमीटर उसका परिमाप है। तो यहाँ पर एक 80 का भी आपको जुड़ेगा, तो 80 के बारे में बात करते हैं कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। और 20 इसमें आकर के जुटेगा, तो यहाँ पर आपको 20 आकर के जुटेगा, तो ये आपको 361 है। 361 के बाद आपका यहाँ पर ये 64 है ना, 64 है आपका, 36 है आपका, यहाँ पर 361 है, ये सभी जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 80 का भी क्या भी आपको जुटेगा, तो 200 का कीजिएगा तो 200 का कितना हो जाएगा, आपको 400 हो जाएगा, जो कि आकर इसी में जुटेगा। यहाँ पर एक आंकड़ा ये छूट गया है 80 सेंटीमीटर का, 76 वाला था, तो इसलिए ऑप्शन इसमें आपको कोई नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका इसका स्क्वायर कीजिएगा 400 हो जाएगा। इसे आप यदि जोड़ते हैं तो ये आपको टोटल कितना होता है, 961 होता है, ठीक है ना। ये आपको टोटल 961 होता है। और ये क्या है, बड़े वाला का क्षेत्रफल है। तो बड़े वाले की भुजा के बारे में बात करें तो भुजा आप जानते हैं कि जब इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो भुजा क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा 961 का, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 31 आएगा। अर्थात जो बड़े वाली की भुजा है वो आपको 1 है, 31 है। अब जब बड़े वाली की भुजा आपको पता हो गई तो इसका परिमाप तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। परिमाप तो आप निकाल सकते हैं, 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा 31, अर्थात 4 गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 और 4 3 12, 124, जो कि ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर एक डाटा है आपको छूट गया था 80 सेंटीमीटर का, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन था ना वो आपको मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाई ऑप्शन आप बता सकते हैं कि किसी भी प्रश्न का क्या हल है आपका। ठीक है ना, तो पिछले वाले प्रश्न को भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए कि 4 का गुणज कौन है, क्योंकि परिमाप के बारे में बात करते हैं और परिमाप हमेशा होता है 4 गुना भुजा, तो 4 के मल्टीपल में जो होगा वही तो सही ऑप्शन होगा। इसमें आपको 4 को मल्टीपल में ये था वो था, लेकिन वो काफ़ी छोटा था इसलिए वो नहीं हुआ, यही इसका ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा, इसलिए आपको आंसर आया, क्योंकि यहाँ तक यदि लेते थे आपको होता ही नहीं इतना था। ये आपका 31 में आपका 4 से गुणा होकर कितना होता ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक त्रिकोण में आपको यहाँ पर भुजाओं की लंबाइयाँ दिया हुआ है तो एडीसी के क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, जरूर इसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा और यही इसका सही आंसर होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि देखिए कैसे बनेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इस तरह से इस चैनल बने रहेगा। अब हम लोग आगे वाली जो क्लास करने वाली बात करें तो उसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन जो इसमें आपको बचा हुआ है मेंसुरेशन का उसको भी हम लोग देखेंगे और ज्योमेट्री पर खासा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री आपको बहुत पूछा जाता है केवीएस में। तो चलिए इस तरह के वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।